अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आपको हमारे अब तक के तमाम वीडियोस मिल रहे होंगे। और अगर आपका कोई वीडियो छूट गया है, आपने देखना रह गया है, तो आप वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो पर आसानी से देख सकते हैं। और आगे भी आपको तमाम नोटिफिकेशंस इसी तरह से जो है मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने के बाद साइड में बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की पेशकश जानदारों में हयाती अफाल 2 लाइफ प्रोसेस 2। ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 लाइफ प्रोसेस 2 चैप्टर का नाम है और इसका पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। जमात दहम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है हमारा साइंस 2 और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लास मुंबई। तो बच्चों, ये बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि हम इसमें हयाती अफ़ाल के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा शेख। तो बच्चों, ये हम लास्ट टाइम देख रहे थे, मैंने आपको बताई थी कि अमल तौलीद जो है ये बहुत अहमियत रखता है। क्यों? क्योंकि एक जानदार से इसी नौ के नए जानदार का पैदा होना तौलीद या रिप्रोडक्शन कहलाता है। तौलीद जानदारों की जो है खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियात है। बेशुमार जानदारों के इर्तिका के असबाब में से एक बहुत अहम सबब जो है तौलीद भी है। यानी तमाम जानदार अपने जैसा बिल्कुल नया जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। और ये अमल क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन या तौलीद कहलाता है। तौलीद की दो अहम किस्में हैं, ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं, आपको याद होगा। एक है गैर जिनसी तौलीद और दूसरा है जिनसी तौलीद। यानी एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैर जिनसी तौलीद और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तौलीद। गैर जिनसी तौलीद या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि ज़वाजी के बगैर एक ही नौ के एक ही जानदार पर मुनहसर नए जानदार तैयार करने का अमल जो है गैर जिनसी तौलीद कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है ज़वाजी का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि एक ही नौ का एक ही जानदार इस्तेमाल होता है और वो जानदार बगैर किसी की मदद के बिल्कुल दूसरे जानदार अपने जैसा दूसरा जानदार नया तैयार करने की सलाहियत रखता है और ये अमल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या गैर जिनसी तौलीद कहलाता है। और ये गैर जिनसी तौलीद किन किन तरीक़ों से होती है ये हमने लास्ट टाइम देखे थे। आज हम देखते हैं इससे आगे। आज हम देखने जा रहे हैं जिनसी तौलीद या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जिनसी तौलीद या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जिनसी तौलीद जो है दो मौरिस खुलियों की मदद से अंजाम पाती है। ये तौलीदी खुलियात नर ज़वाजा और मादा ज़वाजे हैं। जिनसी तौलीद में जो है दो अहम अफ़ाल होते हैं। क्या दो अहम अफ़ाल होते हैं? पहला होता है ज़वाजों की तश्कील या गैमेट फॉर्मेशन जिसे कहते हैं और दूसरा होता है अमल बारावरी यानी फर्टिलाइजेशन। तो पहले जो है ज़वाजों की तश्कील होती है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन होता है और फिर इस तरह से एक नया जानदार तैयार है। ज़वाजों की तश्कील या गैमेट फॉर्मेशन क्या है? ज़वाजों की तश्कील या गैमेट फॉर्मेशन इस अमल में तकलीली तकसीम के ज़रिए क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है, यानी मियोसिस और माइटोसिस का अमल हमने लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस तरह के जो तकलीली तकसीम का अमल होता है उसके ज़रिए क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं, इसलिए इकहरे ज़वाजे तैयार होते हैं, इसलिए ये यकगुना हैप्लॉइड कहलाते हैं। देखिए, हैप्लॉइड सेल्स
क्या होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, ये भी हम लाइफ प्रोसेस 1 चैप्टर में देख चुके हैं। हैप्लॉइड सेल या 1n सेल में जो है 1 ऑफ ईच क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम की एक एक जोड़ी होती है। तो यहाँ पर जो है ये क्या कहलाते हैं, हैप्लॉइड कहलाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स की तादाद जो है निस्फ हो जाती है, यानी जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी आधी जो है तादाद हो जाती है। दूसरा है अमल बारावरी या फर्टिलाइजेशन। अमल बारावरी या फर्टिलाइजेशन, इस अमल में नर ज़वाजा और मादा ज़वाजा जो है यक गुना एन खुलियों के मिलाप से एक दुगना डिप्लॉइड यानी जुफ्ता या जाइगोट जो है तैयार करते हैं। इस अमल को बारावरी कहते हैं, यानी दो हैप्लॉइड सेल्स जो है मिलते हैं और एक नया डिप्लॉइड सेल्स जो है तैयार होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स के दो दो पेयर्स होते हैं। और ये अमल जो है बारावरी या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मसावी खुलवी तकसीम के ज़रिए इस जुफ्ते की तकसीम होकर जो है जुनैन तैयार होता है। जुनैन की नशोनुमा के नतीजे में जो है नया जानदार पैदा होता है। देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हम देख सकते हैं, मेयोसिस का अमल होता है और जाइगोट या जुफ्ता जिसे कहते हैं वो तैयार होता है। और फिर खुलवी तकसीम के ज़रिए इस जुफ्ते की भी जो है तकसीम होती है और नशोनुमा होती है। इस तरीके तौलीद में नर और मादा मौरूस जो है हिस्सा लेते हैं, यानी एक मेल होता है और एक फ़ीमेल होता है। नर मौरूस के नर ज़वाजे और मादा मौरूस के मादा ज़वाजे का मिलाप होता है, इसलिए तैयार होने वाले नए जानदार में दोनों मौरूसों के जीन मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी वजह से तैयार होने वाला जो नया जानदार है उसमें अपने मौरूस की कुछ मुमासिल खुसूसियात के साथ साथ कुछ फ़र्क भी जो है नज़र आता है। जीनी तब्दीली की वजह से जानदार में तनाव या डाइवर्सिटी नज़र आती है। ये तनाव जानदार में माहौल के लिहाज से तवाफुक और बका में जो है बहुत मददगार होता है, जिसकी वजह से नबातात और हैवानात खुद को फना होने से बचा सकते हैं। देखिए हम जो है अपने माँ बाप से कई दफ़ा बहुत सारी खुसूसियात हमारी अपने माँ बाप से मिलती जुलती है, यानी किसी की आंखें अपनी अम्मी की तरह हैं, किसी के बाल अब्बा की तरह हैं, है ना, किसी का रंग अम्मी के ऊपर गया है, कोई हूबहू अपने अब्बा की तरह दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ खुसूसियात जो है हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स की होती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो है फ़र्क भी होता है। डिक्टो हम अपने माँ बाप की तरह नहीं नज़र आते, हालांकि हम अपने अम्मी अब्बा की औलाद हैं, है ना, लेकिन हम बिल्कुल उनकी तरह नहीं नज़र आते। उनकी कुछ खुसूसियत होती है और कुछ फ़र्क भी होता है। तो ये जो होता है ये जीनी तब्दीली की वजह से होता है, और इसी तब्दीली की वजह से जानदारों में तनों या डाइवर्सिटी नज़र आती है, जिसकी वजह से जानदार जो होते हैं वो माहौल के मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं और माहौल के लिहाज से उनकी बका में ये जो तब्दीली है ये मददगार साबित होती है। नबातात में जिनसी तौलीद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं नबातात में जिनसी तौलीद किस तरह से होती है। फूल जो है ये जिनसी तौलीद के अमल की एक बहुत अहम अफ़आली इकाई है। फूल में बाहर से अंदर की जानिब तरतीब वार जो है 4 घेरे होते हैं। पहला जो होता है वो प्याले गुल होता है या अंखड़ी जिसे कहते हैं, नीचे ग्रीन कलर का मौजूद होता है ये। उसके बाद जो है ताजे गुल होता है जिसे पंखुड़ियाँ कहते हैं हम। उसके बाद नर कोट होता है एंड्रोशियम या और फिर मादा कोट होता है गाइनोशियम। इनमें नर कोट और मादा कोट तौलीद का फेल जो है अंजाम देते हैं, इसलिए इन्हें लाजमी घेरे या एसेंशियल होर्स कहते हैं। जबकि प्याला गुल और जो ताजे गुल है या अंखुड़ी या पंखुड़ी जो होते हैं ये अंदरूनी आज़ा की हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं, इसीलिए इन्हें माउन घेरे कहते हैं। प्याला गुल के इकाई अज्जा को अंखड़ी कहते हैं। ये सब्ज रंग की होती है। मैंने जैसे बताई कि फूल के नीचे जो हरे रंग के छोटे छोटे पत्ते जो है अटैच होते हैं वो
प्याले गुल या अंखड़ियाँ होती हैं, और ताजे गुल के इकाई जिसको जो है पंखुड़ी कहते हैं। तो हर फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है या पेटल्स जिससे हम कहते हैं, इसके रंग मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह से फूल अलग अलग रंगों के होते हैं, इसलिए ये पंखुड़ियाँ जो है अलग अलग रंगों में पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है फूल की डंठल, नीचे आप देख सकते हैं प्याला गुल या अंखड़ी ग्रीन कलर में। ये नर फूल और मादा फूल बताया गया है। इस फूल में, एक ही फूल में जो है नर कोट और मादा कोट दोनों होते हैं। कभी कभी ये अलग अलग फूलों में भी पाए जाते हैं। नर कोट जो है, इसमें क्या क्या शामिल है, बज्रदान आप देख रहे हैं और जर्रेशे, इसका शुमार नर कोट में होता है। और मादा कोट में जो बैजादान है, नाए गुल है और वो कलगी है, इसका शुमार मादा कोट में होता है। नर कोट जो है फूल का नर या मेल तौलीदी उज़्व है जो ज़र, रेशो या स्टेमन पर मुश्तमिल होता है। और मादा कोट फूल का मादा तौलीदी उज़्व है, इसका हर हिस्सा समर बर्ग या कार्पिल कहलाता है। तस्वीर आप देख सकते हो, स्टेमन रिप्रोडक्शन मेल लिखा हुआ है और कार्पिल रिप्रोडक्शन फीमेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन मेल जिसको स्टेमन या जर रेशे कहते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है, एंथर और फिलामेंट। और कार्पल जिसे हम कहते हैं, समर बर्ग जिसे कहा जाता है, रिप्रोडक्शन फीमेल, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी और ओव्यूल जो है इसमें शामिल हैं। अगर एक ही फूल में नर कोट और मादा कोट दोनों घेरे मौजूद हैं तो इसे जो है दो जिनसी फूल या बाइसेक्सुअल कहते हैं। मिसाल जो है जासुंदी या हिबिस्कस जिसे हम कहते हैं। ये जो जासुंदी का फूल है, ये आइडियल फ्लावर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक फूल में जितने भी हिस्से मौजूद होते हैं वो तमाम जो है जासुंदी के फूल या हिबिस्कस फ्लावर में पाए जाते हैं। इसीलिए साइंस में तकरीबन तमाम तजुर्बात और पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स या दूसरे भी जितने भी तजुर्बात हैं, उनमें हमेशा जासुंदी के फूल का ही इस्तेमाल होता है। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से हैं, कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, हिबिस्कस फ्लावर आप देख सकते हैं। और दूसरा है मस्टर्ड फ्लावर, सरसों का जो फूल होता है वो। अगर फूल में मस्कुरा बाला दो में से कोई एक ही घेरा मौजूद होता है तो उसे यकजिनसी या यूनिसेक्सुअल फूल कहते हैं। फूल में सिर्फ नर तौलीदी उज़्व है तो नर फूल, और अगर सिर्फ मादा तौलीदी उज़्व है तो उसको जो है मादा फूल कहते हैं। मिसाल यहाँ पर जो है पपीते के फूल की बताई गई है। तस्वीर में आप देख सकते हो पपीते का फूल जो है नज़र आ रहा है। तो एक जो है वो नर फूल है और एक जो है वो मादा फूल है। कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, इनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जबकि मस्टर्ड, सरसों जिसको हम कहते हैं, रोज़ और गुलाब और पेंट्यूना हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, और ऊपर जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बताए गए हैं। अक्सर फूलों में सहारे के लिए डंठल मौजूद होते हैं। तो ये जो डंठल होती है नीचे, इसे साके गुल या पेडिकल कहते हैं। इस किस्म के फूलों को डंठलदार फूल कहते हैं। और जिन फूलों में साके गुल नहीं होता उन्हें बेडंठल या सेसिल फूल कहते हैं। देखिए एब्सेंट है जिसमें, तो उसको फ्लावर सेसिल कहते हैं। जिसमें प्रेजेंट है और उसको जो है फ्लावर पेडिकुलेट कहते हैं। पेडिकल फ्लावर्स जो डंठल वाले फ्लावर्स होते हैं, जिसमें डंठल पेडिकल मौजूद होती है, उसे पेडिकल फ्लावर्स कहते हैं। तस्वीर में आप जो है पेडिकल बताया गया है, डंठल देख सकते हैं। जबकि कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें डंठल मौजूद नहीं होती। तो जिनमें डंठल मौजूद ना हो उन्हें सेसल फ्लावर्स कहते हैं।
नरकोट जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला है जर रेशा या फिलामेंट और दूसरा है बजरादान या एंथर। बजरादान में जो है 4 हिस्से होते हैं जिन्हें जॉफ या लोक्यूल्स कहते हैं। इन जॉफों में तकलीली तकसीम के ज़रिए जो है बजरे तैयार होते हैं। साजगार मवाफिक हालात में बजरादान जो है फूट जाता है और फिर बजरे खारिज होते हैं। तो नरकोट के 2 हिस्से कौन से हैं? एक है फिलामेंट और एक है एंथर। Anther produces pollen or filaments stalk-like structure that attach to these base of the flower. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आप देख सकते हो। द मेन फ्लावर पार्ट्स आर द मेल पार्ट दैट कॉल्ड स्टेमिन। स्टेमिन में क्या होता है? एंथर और फिलामेंट। Male parts and functions: stamen, anther, filament. Stamen is the male reproductive part of the flower. Anther produces pollen grains which develop sperm और filament जो है वो support करता है anther को। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन देख सकते हैं यहाँ पर हम कि स्टेमिन का जो स्ट्रक्चर है, अगर एंथर को खोला जाए तो एंथर में अंदर पॉलन सेक्स जो है बने हुए होते हैं, थैलियाँ जैसी बनी हुई होती हैं जिसमें बजरे या पॉलन्स जो है वो तैयार होते हैं। मादा कोड आज़ाद होता है या जुड़ा हुआ हो सकता है। हर मादा कोड के निचले हिस्से पर बेज़ादान जो है पाया जाता है, जहाँ से एक खोखली नली या जिसे स्टाइल या नायगुल कहते हैं निकलती है। स्टाइल या नायगुल के सिरे पर स्टिग्मा या कलगी होती है। बेज़ादान में एक या बकसरत बेज़े या ओव्यूल्स जो है पाए जाते हैं, यानी या तो एक भी हो सकते हैं या बहुत सारे भी हो सकते हैं। हर बेज़े में तकलीली तकसीम के ज़रिए एम्ब्रियो सेक्स या जुनैनी थैली जो है तैयार होती है, जिसमें से एक यगुनी हैप्लॉइड बेज़खुलिया और 2 यगुनी कुतबी मरकज़े या पोलार न्यूक्लियर तैयार होते हैं, जिससे फिर एक बाद में नया पौधा तैयार होता है। वो कैसे देखते हैं। बजरादान से बजरे मादा कोट की कलगी पर मुंतकिल होते हैं और इस अमल को अमल ज़ीरगी या पॉलिनेशन कहते हैं। अब जो बजरादान होता है वहाँ से कहाँ पर मुंतकिल होते हैं बजरे? मादा कोट की कलगी पर। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of a flower. The pollen grains can be transferred within the same flower. Same flower में भी हो सकता है। देखिए तस्वीर में आप देख सकते हो कि pollen grains जो है एंथर से कहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं? स्टिग्मा पर। तो ये अमल जो है क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। देखिए पॉलिन अगर या बजरे जिसे हम कहते हैं, जो बजरादान में मौजूद होते हैं, एंथर में मौजूद होते हैं, अगर हम उसको करीब से देखें तो वो इस तरह से दिखाई देंगे। जो राइट हैंड साइड पे पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये एक रियल पिक्चर है। सेल्फ पॉलिनेशन अब क्या है? पॉलिन ग्रेन्स आप यहाँ पे देख सकते हो। पॉलिन कम लूज फ्रॉम स्टेमेंस, pistil of the same flower collects pollen. तो ये क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। ज़ेरगी का अमल गैर जानदारों यानी हवा, पानी और जानदारों, कीड़े मकोड़े या दीगर जानदारों के ज़रिए भी अंजाम पाता है। ज़ेरगी के दौरान लेज़दार कलगी पर ज़ेरे मुंतकिल होकर उपजते हैं, यानी इनमें 2 नर ज़वाजे तैयार होते हैं और एक लंबी ज़ीरा नली तैयार होती है। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of a flower. The pollen grain can also be transferred from one flower to another. यानी सिर्फ एक किस्म के फूलों में नहीं, एक फूल से दूसरे फूल पर भी pollen grains या बजरे जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और ये ट्रांसफ़र जो है कई दफ़ा हवा के ज़रिए होता है, तितलियों के ज़रिए हो सकता है, या जो है इसके अलावा शहद की मक्खी के ज़रिए हो सकता है। तो pollen grains stick to a bee when it visits a flower to collect food. ठीक है। The bee travels to another plant of the same type. Pollen on the bee sticks to the stigma of a flower on the other plant. और एक जगह से दूसरी जगह जो है इस तरह से बजरे मुंतकिल होते हैं। जब अमले ज़ेरगी जो है एक ही फूल में या एक ही दरख्त के 2 फूलों में अंजाम पाता है तो इसे खुद ज़ेरगी या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं।
The pollination of a flower by pollen from the same flower or from another flower on the same plant. ठीक है, देख सकते हैं पार्ट्स आप यहाँ पे, pollen, बजरे, स्टिग्मा और एंथर। जबकि दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन या पार ज़ेरगी जिसे कहते हैं। अगर ज़ेरगी का अमल एक ही नौ के दो मुख्तलिफ पौधों के फूलों के दरमियान हो तो उसे पार ज़ेरगी या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन occur when pollen grains are transferred to a flower from a different plant. डिफरेंट प्लांट से जो है ये अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो इसको जो है क्रॉस पॉलिनेशन या पार ज़ेरगी कहते हैं। देख सकते हैं आप ऑरेंज कलर में पॉलिन्स या बजरे बताए गए हैं, दो से जो है स्टिग्मा या मादा कोट और तीन जो है जहाँ से बजरादान से जो है ये निकल रहे हैं नर कोट से, वो दिखाया गया है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भरपूर पैदावार देने वाले और नामुवाफिक हालात का मुकाबला करने वाले नबातात की जो है नई अनवा तैयार करते वक्त साइंसदां जो है पार ज़ेरगी ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। यानी साइंसदां जो है पार ज़ेरगी ब्रश का इस तरह से इस्तेमाल करके उस पर क्या होता है, बजरे जो है वो चिपक जाते हैं क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। अगर आप भी कोई फूल को हाथ लगाते तो देखिए आपके हाथों पे पीला पीला कुछ छोटे छोटे ज़र्रे चिपक जाते हैं, तो वो ज़र्रे ही पॉलन ग्रेन्स या बजरे हैं। तो साइंसदान जो है इस तरह से पार ज़ेरगी ब्रश का इस्तेमाल करके उन बजरों को उन फूल पे से निकाल कर दूसरे फूलों पर जो है मस करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है और एक नबातात जो है एक नई नौ का नबातात तैयार होता है। यहाँ पर फिर उसके बाद जो है पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, ज़ीरा नली का सिरा फटता है और दोनों नरजवाजे बैज़ादान में जो है दाखिल हो जाते हैं। इनमें से एक नरजवाजा बैज़ खुलिये से मिलाप करके ज़ायगोट तैयार करता है और ये अमल जो है बारावरी या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स आप देख सकते हैं कि स्टिग्मा से जो है स्टाइल आप देख सकते हो और एंथर से जो है क्या निकल रहे हैं, बजरे जो है निकल रहे हैं। फिर जो है वो अंदर जाएंगे, वहाँ पर ओवरी आप देख सकते हैं, पेटल सेपल बताया गया है, पेडिकल हम देख सकते हैं। तो ये कहाँ पर जाते हैं बजरे, फिर वहाँ से स्टाइल स्टिग्मा, स्टिग्मा से स्टाइल और स्टाइल से होते हुए ओवरी में चले जाते हैं। During this process, the pollen tube discharge the male cells into the embryo sac. ठीक है, एंटीपोडल सेल्स आप देख सकते हो और एग एपेरेटिस आप देख सकते हैं, एम्ब्रियो सेक जो है बताया गया है और पोलर न्यूक्लियाई जो है वहाँ पे तैयार होता है। देखिए यहाँ पे भी दिखाया हुआ है स्टेमिन पॉलिन ग्रेन्स जो है कहाँ जा रहे हैं, कार्पिल में, द कार्पल ऑफ पिस्टिल, फिर वहाँ से जो है वो चले जाते हैं नीचे ओवरी में और फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा नरजवाजा दोनों कुतबी मरकज़ों से मिलकर दरू तख्म या एंडोस्पर्म तैयार करता है। इस अमल में दो नरजवाजे हिस्सा लेते हैं, इसीलिए इसे दोहरा अमल बारावरी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो कि एक बैज़ादान बताया गया है, नायगुल कलगी बजरे जो है, फिर उसके बाद जो है ये अंदर जा रहे हैं, ज़ीरा नली नरजवाजा बैस खुलिया जो है बताया गया है। तो इस अमल में जो है दो नरजवाजे हिस्सा लेते हैं, दूसरा नरजवाजा आप तस्वीर में देख सकते हो, तो इसलिए ये अमल जो है डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन, वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग डिप्लॉयड और क्या तैयार होता है, जाइगोट तैयार होता है। वन स्पर्म फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ पर ट्रिप्लॉयड या एंडोस्पर्म तैयार होता है। बारावरी के बाद अब क्या होता है, बैज़ा जो है बीज में और बैज़ादान जो है फल में तब्दील हो जाते हैं।
پھل جو ہے پھٹ کر بیج زمین پر گرتے ہیں اور موافق حالات میں مٹی میں اپجتے ہیں۔ بیج کے درو تخم یا اینڈوسپرم کا استعمال کر کے جفتے کی نشو نما ہوتی ہے اور اس طرح سے نیا پودا تیار ہوتا ہے۔ اسے ہی بیج کا اپجنا یا سیڈ جرمینیشن کہتے ہیں۔ دیکھیں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے بیضہ میں جو ہے بیج اور بیضہ دان پھل میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر پھل جو ہے پھٹ کر بیج زمین پر گرتے ہیں اور موافق حالات میں وہ مٹی میں اپجتے ہیں اور پھر اس طرح سے ایک نیا پودا جو ہے یہاں پر تیار ہوتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ پولینیشن پہلے بتایا گیا ہے کہ پہلے پولینیشن کا عمل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، فرٹیلائزیشن کے بعد جو ہے پھول پھل میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس پھل کے بیج جو ہے نیچے گرتے ہیں اور پھر اس سے ایک نیا پودا ہے۔ جب یہ بیج جو ہوتے ہیں یہ زمین میں دفن ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس طرح سے ایک نیا پودا جو ہے اس بیج سے تیار ہوتا ہے۔ اسے ہی جو ہے بیج کا اپجنا کہا جاتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ فرٹیلائزیشن آف فلاور، پہلا دیکھیے کیا ہے اینتھیسس، پھر ہوتا ہے پولینیشن، پھر اس کے بعد پولن ٹیوب جرمینیشن ہوتا ہے، پھر پینیٹریشن انٹو ایمبریو سیک، اس کے بعد زائگوٹ تیار ہوتے ہیں، پھر ایمبریو، پھر اس سے جو ہے سیڈز تیار ہوتے ہیں، پھر سیڈ جرمینیشن ہوتا ہے، بیج کی اپج ہوتی ہے اور ایک جو ہے میچور پلانٹ تیار ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک پورا سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا وہ بھی آپ جو ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام بچوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکیں، اور آگے بھی آپ کو ہمارے ویڈیوز اسی طرح سے ملتے رہیں، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔